स्वागत है विद्यार्थियों एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग एक बार फिर से सेमेस्टर 1, 2, 3 सभी के लिए कॉमन पेपर एमडीसी हम लोग करने जा रहे हैं। और ये एमडीसी का क्लास 2 है। इससे पहले हम लोगों ने जो वो एक क्लास किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है, इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जिसको हम लोग सकारात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसको हम लोग आदर्शक अर्थशास्त्र या फिर आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहां पर देखिए हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को सबसे पहले, यानी कि जिसको आप सकारात्मक अर्थशास्त्र या फिर वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब है क्या, या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? तो देखिए, अर्थव्यवस्था की हकीकत स्थिति या फिर कह लीजिए कि वास्तविक स्थिति को बताने वाले अर्थशास्त्र को ही हम लोग कहेंगे वास्तविक अर्थशास्त्र या फिर सकारात्मक अर्थशास्त्र। मतलब कि एज इट इज, जो जैसा है वैसा ही बता देना, ये सकारात्मक अर्थशास्त्र का काम है। यहां पर देख लीजिए, कह रहे हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तथ्यों से। अभी ये तथ्य क्या होते हैं आगे आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की वास्तविक आर्थिक स्थितियों को बतलाता है। हकीकत स्थिति क्या है देश में, बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, मुद्रास्फीति का जो प्रतिशत है वो क्या है, तो यहां पर सब कुछ आपको जो वो मिल जाता है। दैट मीन्स कि ये बात करता है क्या है क्या है क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए तो क्या है, इसका अध्ययन करता है कौन? सकारात्मक अर्थशास्त्र। हकीकत स्थिति बता देता है कि देश की स्थिति कैसी चल रही है, क्या अभी सिचुएशन है नहीं है, इन सब पर बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो आपको बताएगा हकीकत स्थिति को, और साथ में यहां पर देख लीजिए आपको यह भी स्पष्ट कर देता है कि वो स्थिति होने के पीछे क्या कारण है, और उसके पीछे अगर कारण हम जान चुके हैं तो उसका रिजल्ट या फिर परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, ये दोनों चीजों पर बात करता है। तो कह सकते हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र केवल कारण और उसके परिणाम के ऊपर बात करेगा, और ये बताएगा कि हकीकत स्थिति क्या है, या फिर हकीकत स्थिति क्या था, या फिर क्या होगा। इन चीजों पर बात करता है, यानी कारण और परिणाम दोनों शामिल हैं। अब यहां पर देख लीजिए आगे हम क्या कह रहे हैं, इसको ठीक से समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं ना कि 1929 के आसपास, है ना, 1929 आप कह लीजिए, जिस समय हम लोग जानते हैं मंदी आया था, और मंदी ऐसी कि इसको आप भयानक मंदी या फिर भीषण मंदी कह लीजिए। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो माना जाता है 29 अक्टूबर 1929, जब अमेरिका में अचानक से शेयर मार्केट गिरने से ये हालत हो गई कि देश में जो है वो रोजगार का स्तर, उत्पादन का स्तर बहुत नीचे चला गया। ठीक है, यहां पर देखिए कहा जाता है कि उस दिन मंगलवार था, और चूंकि मंगलवार है और स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि रोजगार, उत्पादन स्तर ये सब कुछ घट गया है, तो इसको नाम दिया गया काला मंगलवार। और चूंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी में इसका नाम दिया गया है ब्लैक ट्यूसडे। ठीक है, तो हम लोग ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जानते हैं किसको? महामंदी को, जिसकी शुरुआत जो है यहां देख लीजिए 29 अक्टूबर 1929 मानी जाती है। और ये हम कहां की बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं। अब इससे आगे हमें क्या जानना है कि ये मंदी की स्थिति में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी जो है चीजें भयानक देखने को मिला। 1929 और उसके बाद के कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो है यहां पर, है ना, यहां पर देख लीजिए देश में यहां उत्पादन का जो स्तर है और जो रोजगार का स्तर है, या फिर रोजगार के अवसरों में देखा जाए तो भारी गिरावट देखा गया। बहुत तेजी के साथ उत्पादन और रोजगार का स्तर घटा। अब इसकी वजह से आप सोच सकते हैं आगे और कौन कौन सा परिणाम हो सकता है। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया के अन्य देशों पर भी देखा गया, यानी कि बाकी जितने भी अन्य देश थे, खास करके जो पूंजीवादी देश होते हैं,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते हैं या फिर जो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, उन देशों में देखा जाएगा तो उत्पादन और रोजगार का स्तर बहुत तेजी के साथ गिर रहा था। ठीक है, बाजार में देखा जाए तो वस्तुओं की जो मांग है वो बहुत कम हो गई थी, डिमांड बहुत ज्यादा घट गया था। कई सारे अब जो कल कारखाने हैं, कई सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बेकार पड़े हुए थे, क्योंकि देखो देश के अंदर में अगर डिमांड नहीं होगा तो फिर से हम वैसी वस्तुओं या फिर वैसी सेवाओं को क्यों तैयार करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो उत्पादन यहाँ पर जो है वो किसके वजह से कम हुआ, मांग कम होने की वजह से। और जैसे ही उत्पादन कम हुआ, इसका मतलब है कि कई सारे जो कल कारखाने हैं, कई सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद होने पर आ गए, जैसे कि स्थिति कोविड-19 के टाइम में फिलहाल बना हुआ था, है ना। अब लोग बेरोजगार हो गए। देखिए यहाँ पर मजदूरों को काम से निकाल दिया गया और कई सारे मजदूर क्या हो गए, इस तरीके से बेरोजगार हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि यूएसए में 1929 से 1933 तक के बीच में अगर देखा जाए तो हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी। आप देखेंगे यहाँ पर तो बेरोजगारी का जो स्तर है वो 3% केवल था, लेकिन हकीकत देखिए क्या हुआ, 3% से बढ़कर के ये बेरोजगारी 25% हो गई थी। यानी कि इतनी ज्यादा भयानक यहाँ पर जो वो स्थिति तैयार हुआ 1929 से 33 के बीच में। बेरोजगारी का रेट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आप देखेंगे 3% पहले था, जो कि बाद में बढ़ते हुए 25% तक पहुंच गया। सोचिए कितनी भयानक मंदी थी। अब इस अवधि में देखेंगे, इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो और भी क्या क्या है घटनाएं, यहां पर देख लेते हैं। यहां देख लीजिए उत्पादन का स्तर भी कितना नीचे चला गया है। उत्पादन का स्तर 33% तक घट गया, है ना। उत्पादन का जो स्तर है अमेरिका में वो 33% तक कम हो गया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। 33% किसी देश का उत्पादन स्तर घटना, आप समझ सकते हैं कितनी भयानक मंदी होगी, ये अनुमान लगा सकते हैं। कुल उत्पादन में जो है वो लगभग 33% तक जब गिरावट हुआ, इसका मतलब है कि कई सारी जो है वो लोगों का रोजगार छिन गया होगा। कई सारे जो लोग हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अगर काम में लगे होंगे, उनके काम या फिर उनके रोजगार भी चले गए। यहां पर देखिए विश्व के आधुनिक जमाने में अगर देखें, दुनिया के आधुनिक इतिहास में यह ऐसा पहला सबसे बड़ा मंदी था। अब तक हालांकि ऐसा मंदी देखा नहीं गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से इस मंदी को हम लोग वैश्विक मंदी या फिर भीषण मंदी कहते हैं। बहुत ही खतरनाक मंदी था भाई। इतना व्यापक प्रभाव अगर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़े, जहां रोजगार का स्तर, उत्पादन का स्तर सब कुछ नीचे जा रहा हो, और वो भी खतरनाक तरीके से। मैंने कहा बेरोजगारी 3% पहले था और 25% तक ये बढ़ गया था। अमेरिका में जो कुल उत्पादन का स्तर देखा जाए तो 33% तक घट गया था। सोचिए कितनी खतरनाक मंदी थी ये। तो इसीलिए इसको वैश्विक मंदी या फिर आप इसे भीषण मंदी भी कह सकते हैं। ये कहानी के जरिए या फिर इस उदाहरण के जरिए हमें क्या क्लियर हुआ कि सकारात्मक अर्थशास्त्र ये बताता है कि देश या दुनिया की स्थिति ऐसी थी और ये परिणाम होकर के आ गए। मतलब कि कारण और परिणाम दोनों यहां पर देखने को मिला। अब इसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है वो बात करता है। यह भी जो हमने उदाहरण देखा वो तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का काम था कि देश के अंदर या फिर दुनिया के अंदर भी ये घटनाएं इस तरीके से हुआ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? नॉर्मेटिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। क्या कह रहे हैं? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव होने का मतलब ही है कि कैसा होना चाहिए। जैसे कि देखो हम लोग कहते हैं ना कि किसी धार्मिक स्थल में जाने से पहले, जैसे कि होता है ना मंदिर वगैरह जाने से पहले आपको जूते चप्पल बाहर ही खोल लेने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो चाहिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसी से आपको पकड़ना है कि हम आदर्शात्मक जो है वो बात कह रहे हैं। यहां पर देख लीजिए, कह रहे हैं कि साधारण शब्दों में कहें तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? क्या होना चाहिए, यानी कि विचार किया जा रहा है कि अगर ये घटना अगर हुआ है तो इस पे हमारा क्या अपना ओपिनियन होगा, क्या हमारा अपना विचार होगा। तो क्या होना चाहिए भाई, एक सही तर्क निकालिए। अर्थात आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कोई समस्या को समाप्त करने अथवा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि क्या होनी चाहिए इससे संबंधित है। यानी कि इस बात पर फोकस करता है
कि अब तो ये घटनाएं हो गई, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मंदी का, तो ये घटना जब हुआ इसका परिणाम भी आपने देखा। तो अब बताइए कि देश के लिए क्या ये स्थिति सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। जहां बेरोजगार छिन जाए, लोगों का जो है वो कह लीजिए कि जीवन यापन सही तरीके से अब नहीं हो पाएगा, तो क्या हम इस स्थिति को अच्छा बोल सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो विचार कीजिए कि अब क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस पर कौन बात करता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अब देखिए आगे आगे हमने क्या यहां पर मेंशन किया हुआ है कि आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से ये घटना हुआ है, इसका क्या परिणाम हुआ, अब असल में क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक विश्लेषण में हमें यह समझने का जो है वो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि अपनाई जाने वाली जो तकनीक है या फिर अपनाई जाने वाली जो विधि है वो हमारे लिए अनुकूल है भी या नहीं। मतलब सही और गलत की पहचान करवाता है कौन? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, कि क्या सही है क्या गलत है, असल में क्या होना चाहिए। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि इस तरह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श या फिर सलाह देना है। अगर हम किसी को कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, ठीक है, डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि भाई तुम्हें फलाना फलाना चीज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बाहर की ये वस्तुएं तुम्हें नहीं लेना चाहिए, इससे तुम्हें जो वो बीमारी ये हो जाती है या इस तरह से तुम जो वो बीमार पड़ जाते हो। तो हमें जो सलाह दिया जाता है असल में, तो सलाह देने के पीछे एक सबसे बड़ा तर्क आप समझें तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो आपको सलाह दे रहा है वो आदर्शात्मक है। समझ गए? अब देखिए यहां पर सकारात्मक और आदर्शात्मक जो अर्थ है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए। यानी कि अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या अगर घटना हमें समझ आया, मंदी क्या था, किस तरीके से उसका परिणाम निकल करके आया, तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहता है कि अब क्या किया जाना चाहिए असल में। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी कहानी ये पुराना वाला ही है तो इसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि आपने देखा 3% से बेरोजगारी 25% तक हो गया था और उत्पादन का स्तर 33% तक घट गया था। अब देखिए आगे की कहानी क्या है। आगे हम क्या कह रहे हैं कि जेमकिंस है ना, यहां पर देखिए प्रोफेसर जेमकिंस जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेमकिंस। इन्होंने अपने किताब में, कौन सा किताब भाई? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मजेदार किताब भी है इनका, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था। 1936 में ये किताब छपा था। कहानी जरा ध्यान से समझिए। जेमकिंस को हम कह रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, और इन्होंने ही द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है वो किताब लिखा। ये किताब का नाम है, और ये किताब कब छपा था? तो 1936 ईस्वी में छपा था। अब इसी किताब में इन्होंने देखिए क्या सुझाव दिया कि किस तरीके से हम मंदी से बाहर निकल सकते हैं। कौन सा सजेशन दिया या फिर क्या इनका विचार था? कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के भीतर सरकार का हस्तक्षेप होना बहुत आवश्यक है। और इनसे पहले जो विचार था अर्थशास्त्रियों का, वो लोग मानते थे, यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, जो पुराने विचारधारा के लोग थे, वो मानते थे कि अर्थव्यवस्था के भीतर सरकार का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, मुक्त या फिर स्वतंत्र तरीके से अर्थव्यवस्था को चलने दिया जाए। लेकिन अब जेमकिंस क्या कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी, ये देश की स्थिति जो है जस का तस बना रहेगा, या फिर उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में जा सकता है। अब इससे बाहर निकलने के एक ही उपाय है जेमकिंस के अनुसार, कि सरकार यहां पर हस्तक्षेप करे, और जो देश में मांग का स्तर बहुत नीचे जा चुका है, रोजगार का स्तर बहुत नीचे जा चुका है, वो धीरे 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 करके बढ़े और लोगों की स्थितियां सामान्य हो। इस चीज के लिए यहां पर इन्होंने सुझाव दिया, यानी कि सरकार के हस्तक्षेप को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। और क्या कहा कि प्रभावपूर्ण मांग, जो पूरे देश का मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड बहुत तेजी के साथ, या फिर इफेक्टिव डिमांड जो घटा हुआ है वो बढ़े, या फिर देश में रोजगार का अवसर भी बढ़े, इससे लोगों का स्थिति बेहतर हो सकता है।
मतलब कि ये यहाँ पर एक सुझाव दे रहे हैं कि अगर देश में मंदी की स्थिति बनी हुई है तो हमें जो है यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य समझना है, और सरकार ह्यूज अमाउंट में या फिर ज्यादा मात्रा में जो है जब जाकर के निवेश करेगी अलग अलग क्षेत्र पर, तब जाकर के उस देश की स्थिति बेहतर हो सकती है। और इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो प्रभावपूर्ण मांग घटा हुआ है ये बढ़ेगा लोगों का, इससे रोजगार भी अवसर जो है नए नए यानी कि नए नए रोजगार का अवसर सृजन होगा। तो यहां पर रोजगार के अवसर या फिर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने का प्रयास करना है। किनके नजरिए से? तो जेम्स कीन्स के नजरिए से। अब देखिए, हमने सकारात्मक और आदर्शात्मक दोनों समझ लिया है। अब देखते हैं कि दोनों में असल में क्या अंतर है। दोनों में क्या अंतर है यहां पर देखिए। सबसे पहले आपको जब भी अंतर लिखना होता है दो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर में, तो आप हमेशा से डिफरेंट शेड्यूल बना लीजिए, जिसको हम हिंदी में अंतर तालिका कहते हैं। यानी कि इस तरीके से, जहां एक साइड में आप क्या लिखेंगे, पहले विषय वस्तु को, और दूसरे साइड में दूसरे विषय वस्तु को लिखेंगे। और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि दोनों साइड में आधार समान रूप से लेकर के चलना है। जैसे देखिए, हमने एक साइड में क्या लिखा है, सकारात्मक अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरे साइड में क्या लिखा है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हमने ये दोनों सब्जेक्ट मैटर अलग अलग कर लिया है। अब इधर जो हम लिख रहे हैं वो तो हमारा क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र, और इधर क्या है हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको हम, थोड़ा सा देखो। अब सकारात्मक और आदर्शात्मक का पहला पॉइंट लेते हैं कि दोनों में क्या असल में अंतर है। यहां देख लीजिए, पहला पॉइंट कह रहे हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की वास्तविक आर्थिक स्थितियों को बतलाता है। हमने शुरुआत में ही कहा कि सकारात्मक का काम है जो जैसा है वैसा ही बता देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टाइलस है, तो सकारात्मक कहता है कि ये स्टाइलस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। इसका जो है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको सकारात्मक नहीं देगा। कौन देगा? आदर्शात्मक, ठीक है। यहां देख लीजिए, यहां पर क्या कहा मैंने कि सकारात्मक का काम है जो जैसा है वैसा ही बता देना, यानी कि वास्तविक आर्थिक स्थितियों को बतलाने वाले अर्थशास्त्र को हम कहते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र। अर्थात जो जैसा है वैसे ही बता देना, उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन ना करना, किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, जैसा है बस वैसा ही बता दे रहा है, सेम टू सेम, ठीक है, हकीकत स्थिति को बता दिया। अब आदर्शात्मक अर्थशास्त्र देखिए क्या कर रहा है कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कोई समस्या को समाप्त करने अथवा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि क्या होनी चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, किसी भी समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे समाधान किया जाना चाहिए, असल में इस पर विचार करता है हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है। यानी कि यहां पर एक छोटा सा टर्म आपको ध्यान रखना है कि यहां हमेशा बात करता है क्या है क्या है क्या है, इसमें क्या बात करता है, क्या होना चाहिए, है ना। अब देखो आगे, सेकेंड पॉइंट में हमने क्या मेंशन किया हुआ है, दूसरे पॉइंट में देख लीजिए। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, क्या था, क्या होगा, इस पर बात करता है। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया। देखिए कह रहा है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, क्या था, क्या होगा, इस पर बात करता है। लेकिन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए इस बात से संबंधित है। क्लियर हुआ। अब देखो तीसरे पॉइंट पर, यहां कह रहे हैं क्या कि यह नैतिकता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। कौन? वास्तविक अर्थशास्त्र या फिर सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है वो नैतिकता पर ध्यान नहीं केंद्रित करता। जैसे कि अगर हम कह दें कि देश के अंदर में शराब जो है वो 200 लीटर उत्पादन हो रहा है, शराब है जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि शराब जो है वो कितना लीटर उत्पादन हो रहा है, 200 लीटर। एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए। अब ये होना चाहिए उत्पादन या नहीं होना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं करता है यहां पर सकारात्मक अर्थशास्त्र। ये फैसला कौन देगा आपको? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र देगा कि भाई ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो ये इस चीज का उत्पादन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इसलिए ये जो नैतिकता पर बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र नैतिकता को विशेष रूप से ध्यान में रखता है और उसी पर फोकस करके ये बात करता है कि ये सोसाइटी के लिए ठीक है भी या नहीं। समझ गए? मतलब फैसला दे रहा है
यहां पर देखिए आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या है इसमें भाई, कह रहे हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र अनुकूलता और प्रतिकूलता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि ये बताता है कि ये जो स्थिति बना हुआ है देश का, ये सही है या सही नहीं है, अनुकूल है या प्रतिकूल है। समझ गए? चलिए यहां पर देखिए, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र अनुकूलता और प्रतिकूलता को जांच पड़ताल करके उसकी सही और सटीक तरीके से इस बात की जानकारी देता है कि अगर वो समस्या ठीक है, देखने में ठीक है केवल, तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका सही होना चाहिए, इस पर बात करता है। चलिए अब हम लोग यहां पर आते हैं, आखिरी एक पॉइंट और हमने लिया हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि भारत में आर्थिक असमानता, अगर देश में मान लीजिए कि इनकम इनइक्वालिटी बना हुआ है, आर्थिक विषमता बना हुआ है, यहां पर जो है ना शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो क्या ये होना चाहिए? असल में हम लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक अर्थशास्त्र का कहना है कि ये स्थिति भारत में है। अब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर ये कोई विचार नहीं करेगा। यहां पर विचार इसका किया जाएगा कि भारत में अगर आर्थिक विषमता है या फिर आर्थिक असमानता है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, तो यहां पर ये जो असमानता बना हुआ है ये असल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि असमानता के होने से अन्य भी कई सारी जो समस्याएं हैं देश के भीतर वो सब उत्पन्न होने लगता है। कहते हैं ना दो कौड़ी का आदमी नहीं है, तो वो वाली हालत यहां पर हो जाती है, क्योंकि अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते चला जा रहा है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब। इसी को यहां पर आप कह सकते हैं आर्थिक असमानता, या फिर आप इसको आय की असमानता भी कह सकते हैं, संपत्ति की असमानता भी कह सकते हैं। यहां देख लीजिए, देश के भीतर अगर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में अगर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसका मतलब भी है कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को एक सही तरीके से उनके कार्य कुशलता या फिर उनकी क्षमता या फिर उनकी योग्यता के हिसाब से काम तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि देश में अगर छिपी हुई बेरोजगारी देखा जा रहा है, जहां पर लोग लग रहे हैं तो काम पर लगे हुए हैं, ऐसा लगेगा कि काम सब कोई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस हिसाब से प्रोडक्शन या फिर उत्पादन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समझते हैं कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का स्वरूप देखा जा रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। हम लोग खास करके ऐसा कहां देखते हैं, तो कृषि या फिर कह लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां पर लगेंगे कि लोग सब कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस हिसाब से उत्पादन का स्तर नहीं होता है। तो ये सब जो है ना कम होना चाहिए, यानी कि कम करने के प्रयास किए जाना चाहिए कि कैसे कौन सी समस्या का हल होगा, कैसे हम जो है भारत के अंदर में जो असमानता बना हो उसको कैसे कम कर सकते हैं, शिक्षित बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं, या फिर छिपी बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं, मंदी की समस्या से कैसे बच सकते हैं। इसी तरीके से कई सारी जो आर्थिक समस्या देश में उत्पन्न हो जाता है, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए, इन सब पर बात करता है हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहां तक आपने जो है कंसेप्ट को समझ लिया है। फिर से हम लोग जो है वो अगली वीडियो में ही बात करेंगे इसके आगे लेक्चर में, लेकिन हम आपसे फिर से एक बार कह रहे हैं कि ये कंटेंट आपको हमने तैयार करके दे दिया है। इससे पहले भी हमने एक क्लास लिया हुआ था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिए, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो लेक्चर के साथ। आज रखते इतना ही। जय हिंद।